हाय गाइस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। लास्ट पार्ट का जो टॉपिक है गाइस, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी हमारी रोजाना की जिंदगी जो है उसमें ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उससे कैसे बचें, ये सारा कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास दो टॉपिक है बेसिकली इसमें पढ़ने के लिए, कोरोजन और रेंसिडिटी। मैंने दोनों ही टॉपिक में मौजूद सभी की पॉइंट्स लिख दिए हैं। यहाँ पर जो भी चीजें हैं इतना ही है। एग्जाम में इससे बाहर इन टॉपिक्स में से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटीड है। और इसे आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें और पहले उससे पहले समझें जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। और चलिए टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है गाइस? द फेनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई एग्जामिनर आपके पेपर्स को चेक करता है तो वो ये नहीं देखता कि आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आपने कितना अच्छा लिखा है, आपका इंग्लिश कितना ज्यादा इंप्रूव हो रखा है उस आंसर में, वो उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि गाइज आपने उस आंसर में मौजूद उन की पॉइंट्स को लिखा है या नहीं लिखा है। तो कभी भी कोई डेफिनेशन लिखे तो कुछ की पॉइंट्स जरूर नोटिस करें, वो ज्यादा जरूरी होता है। नंबर उसी की पॉइंट्स पे मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको डेफिनेशन समझाऊं तो डेफिनेशन एक बात कहना चाहता है, वो कह रहा है कि कोई भी मेटल अगर उसे हम ओपन सरफेस में रख दें तो उसके ऊपर एयर, वाटर, एयर या वाटर जो भी हो, और कोई केमिकल सब्सटेंस जैसे एसिड हो गया, अगर वो उस मेटल के ऊपर एक्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो मेटल के ऊपर की जो सरफेस है उसको क्या करने लग जाते हैं, खराब करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, स्लोली ईटन अवे। सो गाइज ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसके अंदर, गाइज ध्यान दे, यहाँ पर पहला की पॉइंट है मेटल। ये एक ऐसी घटना है जिसमें मेटल को हम क्या करते हैं, ओपन सरफेस में रख देते हैं। तो मेटल की पॉइंट हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके ऊपर एयर, वाटर और केमिकल जो प्रेजेंट हो, कहां पर, एटमॉस्फेयर में मौजूद हो, अगर वो एक्ट करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो सरफेस है वो उसको क्या करेंगे, खाने लग जाएंगे। है ना, ईटन अवे का मतलब है उसको खराब करने लग जाएंगे। ठीक है ना गाइस, तो ये था हमारा कोरोजन। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कोरोजन और रस्टिंग एक ही है। नहीं, देखिए कोरोजन तो है ही, बट रस्टिंग एक प्रकार का कोरोजन ही है, बट किसी स्पेसिफाइड मेटल में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर स्पेसिफाइड किया गया है आयरन। आयरन के अंदर होने वाला जो कोरोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइस, रस्टिंग। अगर आप याद रखें चीजों को तो, और रिकॉल करें चीजों को, तो आपने एक कंपाउंड पढ़ा था Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। तो फेरिक ऑक्साइड हम रस्ट को ही बोलते हैं, और आप इसे याद रखिएगा, रस्ट का कभी कभार केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्ट, तो Fe2O3। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो रस्टिंग है। रस्टिंग एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होता है गाइस। अब प्रीवियस वीडियो में ही हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो प्रीवियस वीडियो पे जाए और उसे पढ़ें। तो गाइज ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई रस्टिंग जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रस्टिंग में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, क्या सिर्फ आयरन में ही हमें रस्टिंग देखने को मिल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रस्टिंग हमें सिल्वर में भी देखने को मिल सकता है, कॉपर में भी देखने को मिल सकता है। सिल्वर में जो रस्टिंग होती है गाइस वो ब्लैक कलर का रस्ट बनता है। यानी अगर ज्यादा टाइम के लिए अगर हम सिल्वर को कहीं पर रखते हैं, ओपन सरफेस या कहीं पर अगर आप रखें, तो आप देखोगे कि जो सिल्वर है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाता है। वो ब्लैक कुछ नहीं है, एक प्रकार का रस्ट है जो सिल्वर पे बन रहा है। अगर आप कॉपर की बात करें तो आपके घर में कॉपर के भाई इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बर्तन वगैरह होंगे। अगर आप देखो लंबे समय तक वो घर पे रखा हुआ है, वैसे आसानी से जंग तो नहीं लगते हैं इन पे, पर अगर लंबे समय तक रखे हुए हैं तो एसिड वगैरह इन सबके कांटेक्ट में आने से गाइस क्या हो जाता है, धीरे धीरे इनके ऊपर रस्ट जमा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है गाइस, रस्ट। और जो रस्ट होता है कॉपर पे वो ग्रीन कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं चीजें लिख रहा हूँ। ग्रीन कलर का होता है और सिल्वर पे ब्लैक कलर का। पेपर में कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिल्वर पे लगने वाला जो रस्ट होता है वो कैसा होता है, ब्लैक। कॉपर पे जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। और जो हमारा आयरन होता है उस पे कैसा होता है गाइस, ब्राउन। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इफेक्ट। अब भाई जो कोरोजन है उसका इफेक्ट क्या होता है, लेकिन इफेक्ट पढ़ने से पहले हम 3 पॉइंट्स ये देखते हैं
कि जो रस्टिंग होता है उससे कैसे बचा जाए। वैसे तो ये पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बट मैं आपको समझा दूंगा। एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। पेंटिंग तो आपको पता ही है, अगर मुझे किसी मेटल को या किसी भी मेटल को जिसके ऊपर रस्ट लग सकता है यानी जंग लग सकता है, अगर मुझे उसे बचाना है तो सबसे पहला प्रिवेंशन ये है कि भाई मैं उसको पेंट कर दूं, पहले ऑयलिंग करूं फिर उसके ऊपर पेंट कर दूं। तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर अगर कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी एसिडिक मटेरियल कुछ भी एक्ट करता है तो उस पर जल्दी जंग नहीं लगेगा। दूसरा प्रोसेस है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है आयरन पे, याद रख सकते हैं आप। बट अगर आप सिर्फ गैल्वेनाइजिंग भी लिखते हैं, बहुत जरूरी है, ये की पॉइंट हो जाता है एक प्रकार का। तो अगर ये इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आते तो गैल्वेनाइजिंग लिख लीजिए, सफिशिएंट है। बट एक्सप्लेनेशन आपको मेटल नॉन मेटल में अच्छे से बताया जाएगा। बट अभी के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर। गाइस नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम ही मतलब है, जो भी मटेरियल या जो भी मेटल जिसके ऊपर जंग लग सकता है उसके ऊपर अगर हम क्या करें, एक ऐसे मटेरियल की परत चढ़ा दें जिससे उस पर जंग नहीं लगेगा। यानी ऐसे मेटल की परत चढ़ानी चाहिए जो आसानी से जिस पे जंग नहीं लगता हो, मतलब बहुत ही लेस रिएक्टिव। गैल्वेनाइजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम ये मान लीजिए ये मार्कर है, इसके ऊपर ये जंग लग सकता है इस मार्कर के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ऐसे मटेरियल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दूंगा जिससे जंग आसानी से नहीं लगता हो। और जंग जिस पे आसानी से नहीं लगता हो वो ऐसे हमारे पास मेटल होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव, है ना। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये तो आपको समझ में आ गया भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही करते हैं इसको भी, जैसा नाम है वैसे काम है। नाउ इफेक्ट, इफेक्ट क्या है कि भाई आप खुद ही सोच सकते हो, अगर किसी भी मेटल के ऊपर अगर जंग लगेगा तो हम आसपास अपने आसपास देखें तो हमारे पास मौजूद सभी सब्सटेंसेस जो भी मौजूद है, सब्सटेंस वगैरह या बोल सकते हो कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो वो सभी जनरली तौर पर आयरन से मिलकर बने होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो धीरे धीरे अगर उन पर जंग लगने लगा तो वो वीक हो जाएंगे, तो उनका डैमेज होना तय है। तो समय के साथ वो डैमेज होते चले जाएंगे। अगर हम देखें कोई ऑब्जेक्ट जो आयरन से मिलकर बना है तो धीरे धीरे वो डल होता चला जाएगा, उसकी साइनेस खत्म हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा, आसानी से टूट सकता है। तो ये तो लॉजिक वाली बात हो गई, तो आप इसको याद रख सकते हो। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है गाइस, मैं आपको समझाता हूं रेंसिडिटी, उसके बाद की पॉइंट्स पे बात करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट and oil present in the food material resulting in the change of smell and taste in them। guys क्या होता है, कोई भी फूड सब्सटेंस, फूडी मटेरियल कुछ भी, अब उसके अंदर हमारा ऑयल और फैट तो मौजूद होता ही है, ऑयल मौजूद है तो फैट मौजूद होगा। जब ये ऑयल या फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं गाइस, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना तय है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है फूड मटेरियल में, ये बेसिकली स्लो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तुरंत नहीं हो जाता, तो स्लो ऑक्सीडेशन होता है, दैट्स व्हाई। तो गाइस क्या होता है, जब ऑक्सीजन उन ऑयल और फैट के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, वो जो फूड मटेरियल होता है, फूड सब्सटेंस होता है या फूड होता है, सिंपल समझे, फूड सब्सटेंस मटेरियल का ये फूड होता है, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है ना, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल पॉइजन हो जाता है, उसे हम खा भी नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई ये होता है हमारा रेंसिडिटी। तो की पॉइंट क्या हो गया कि की पॉइंट ये होगा कि रेंसिडिटी स्लो ऑक्सीडेशन होता है, फास्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इट इज स्लो ऑक्सीडेशन। एंड हमें कहां पे देखने को मिलता है, यह फैट एंड ऑयल में देखने को मिलता है, जो कि फूड में मौजूद होता है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि भाई उस फूड का स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाता है। तो अगर आप लिखते हो कोई डेफिनेशन तो उसमें स्मेल, टेस्ट और स्लो ऑक्सीडेशन एंड फैट एंड ऑयल पे होना ये जरूरी है, ये की पॉइंट हो गया। आप कोई भी डेफिनेशन याद करोगे, भाई ये की पॉइंट याद है तो डेफिनेशन बना के लिख दिया। नाउ प्रिवेंशन, इससे बचा कैसे जाए गाइस, देखिए बचने में सबसे पहला पॉइंट ये है कि कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट पैकेट। यानी कोई भी फूड मटेरियल हो उसको आप बनाते हो या मौजूद है तो उसे ऐसे कंटेनर में रखो जहां पे ऑक्सीजन या हवा ना पहुंचे, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है एयर टाइट पैक्ड। ठीक है, एयर टाइट पैकेट में रखें। नाउ सेकंड है, अगर हम कोई खाना बनाते हैं या कोई खाना मौजूद है तो अगर हम उसको क्या करें, रेफ्रिजरेशन करें लो टेम्परेचर पर। क्या करें, रेफ्रिजरेशन करें बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट ये हो गया।
बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें हैं, याद रखनी है। थर्ड पॉइंट ये है पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स या फूड मटेरियल्स इन पैकिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। यानी चिप्स वगैरह आप देखते हो मार्केट में मौजूद होता है, वो ऐसे पैकेट में रखा जाता है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिलअप होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि उसके अंदर कोई लीकेज ना हो ताकि ऑक्सीजन ना पहुंचे या हवा ना उसके अंदर जाए। तो उसके अंदर हवा नहीं भरा होता है, आप ये भी याद रख सकते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है आपको नीचे बताऊंगा मैं। चौथा पॉइंट देखिए, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड इन डायरेक्ट सनलाइट। कुक्ड फूड ही नहीं, कोई भी फूड हो आप उसको क्या करें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से क्या हो जाता है गाइस, वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट्स वाई उसे हम क्या करते हैं, घर में रखते हैं कहीं भी जहां पे डायरेक्टली सनलाइट ना पहुंचे। नाउ लास्ट है हमारे पास बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है गाइस? एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। सिंपली समझे, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है। नाम से ही पता चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो ऑक्सीडेशन को होने से रोके। यहाँ पे दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं BHA BHT देन सफिशिएंट है, बट एज अ इंफॉर्मेशन अगर आपको याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। घबराइए नहीं, इसमें हमें और कुछ नहीं पढ़ना, बस इनके फुल फॉर्म और नाम याद रखने की। भाई दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हमने पढ़े हैं। वन इज BHA मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी चोलिन। अगर गाइस आप ध्यान दें तो BHA का फुल फॉर्म तो आपको सेम ही मिलेगा, लास्ट में A और T का मतलब चेंज हो जाता है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर गाइस फिनिश हो गया। आई होप कि मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिखा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे गाइस। कोशिश ये करूंगा कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर सकूं मैं जल्दी से जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है। और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए इन वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। नोट्स और बाकी मटेरियल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।